नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात कर रहे हैं कि सम्राट भाई, बिहार की सरकार या बिहार की व्यवस्थाएं इकबाल से चलती है। बिहार की व्यवस्थाएं नैतिक मूल्य से चलती है। कानून और पुलिस के लाठी डंडे और इनकाउंटर से नहीं चलता है। 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी थी, उस सरकार के सामने सबसे बड़ी यही चुनौती थी कि गवर्नेंस, सुशासन और कानून का राज मुझे किसी भी परिस्थिति में स्थापित करना है। और इसके लिए नीतीश कुमार ने एक रोल मॉडल खड़ा किया, बनाया खुद को। नैतिकता के एक पैमाने पर, इंडेक्स पर बिहार और बिहार की सत्ता को खड़ा किया। कोई सवाल न करे सरकार से, चाहे मसला भ्रष्टाचार का हो, भाई भतीजावाद का हो, चाहे अपराधियों के संरक्षण की। उसने हाफ इनकाउंटर का सही समर्थन नहीं किया। उसने कानून को मजबूत किया। कानून का राज स्थापित करने के लिए जिस अवयव की जरूरत है, उस अवयव पर उसने जोर दिया। और साथ ही एक नैतिक स्केल भी बना खड़ा किया सरकार के लिए। याद है, हमें लगता है कि उस समय शायद आप ना हो, 2005 में जब सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के दूसरे ही दिन रामानंद सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ रहा था, उस पर केस था। मेवालाल चौधरी को भी इस्तीफा देना पड़ा था, उस पर केस हो गया था। ये कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण आए हैं जिस मामले में नीतीश कुमार ने, जिस व्यक्ति पर भी कोई दाग लगा है, चाहे वो मंत्री हो या पदाधिकारी, उसको कभी नीतीश कुमार ने प्रेफरेंस, तवज्जो नहीं दिया। उनको कानून के नजरों में जो जुल्म है उससे पहले बाहर आइए, तब फिर हम आपसे बात करेंगे। और जो जो लोग बड़ी होकर आए उनको फिर से मंत्री बनाया गया। ये एक सरकार का एक नैतिक बल था, जिसके सहारे उसने सुशासन स्थापित किया। और जब तक ये नैतिक बल किसी सरकार में नहीं रहेगी, सुशासन स्थापित हो ही नहीं सकता है। और वो भी बिहार जैसे राज्यों में। आप डर से इनकाउंटर करके, हाफ इनकाउंटर करके न कानून का राज बना स्थापित कर सकते हैं, न गवर्नेंस स्थापित कर सकते। ये तय मानिए, क्योंकि आप पर हमेशा हरिश्चंद्र की तरह सिस्टम, सरकार और पब्लिक की नजर बनी रहती है, बनी हुई है भी, कि आप क्या कर रहे हैं। आते ही दो ऐसे मुद्दे पर आपने हाथ डाला है जो नीतीश कुमार के रहते हुए संभव ही नहीं था। कभी सोचे कि अमित जैन को कभी नीतीश कुमार ने, पटना एसएसपी 1 महीना रहे, उसके बाद कभी पोस्टिंग नहीं हुई। आपको जैन बनिया लोग सब पैरवी किया, आप इसको बना दी। जिस व्यक्ति पर सृजन घोटाले में डायरेक्ट मनोरमा देवी से अकाउंट में पैसा लेने का आरोप है, मालूम है, और किस तरीके से इस केस में ये अभी तक बचे हुए हैं, जरा आप आपके इलाके में जिनका ससुराल है उनसे पूछ लीजिएगा, वो भी नेता हैं, वो बता देंगे कि किस परिस्थिति में अभी तक ये जनाब बचे हुए हैं। इतना गंभीर आरोप है कि मनोरमा देवी से सीधे तौर पर लाखों लाख रुपया इन्होंने अपने अकाउंट में, उसके सृजन के अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसा आया। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कभी इनको मुख्य धारा की पोस्टिंग नहीं की। आज ये आप उनको उस जगह पर बिठा दिया है जहां से आर्थिक अपराध से जुड़े हुए मसलों का ये जांच करें। जो खुद दागी हैं, जो खुद ऐसे महिला से पैसा लिए हैं जिसने करोड़ों करोड़ का घोटाला किया है, और वो भी डायरेक्ट अपने अकाउंट में इन्होंने पैसा लिया है। सीबीआई क्लीन चिट नहीं दिया है, सीबीआई उस मसले को जांच में छोड़ दिया है। उस पदाधिकारी को आप अगर
इकोनॉमिक ऑफेंस का हेड बनाए हैं, पब्लिक पर क्या असर जाएगा, पदाधिकारियों पर क्या असर जाएगा, और खुद अमित जैन कितना नैतिकता के साथ इन मुद्दों को लेकर खड़े रहेंगे, अब सोच लीजिए। दूसरा, मिथिलेश तिवारी की बात करें। मिथिलेश तिवारी पर एफआईआर दर्ज है, भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे हैं, उस पर लगातार मीडिया में सवाल खड़े हो रहे हैं, और वो भी पैसे का गबन का आरोप है, और वो आरोप निगरानी, आप जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग ने इन पर कार्रवाई किया है। कई तरह की चीजें एविडेंस के तौर पर सामने आया है। ठीक है, हो सकता है कि वहां दो नेताओं के बीच का जो आपसी मतभेद था उस वजह से केस हुआ होगा। हम कह सकते हैं कि वहां मिथिलेश तिवारी और एक और है, जदयू के पहले विधायक रहे हुए हैं, अभी भी जदयू से विधायक हैं, दोनों के बीच कह सकते हैं कि राजनीतिक खींचतान रहा है, उसका भी ये हो सकता है, वो भी फंसाने वाली बात हो सकती है। लेकिन केस तो है, और केस में गंभीर आरोप है, और सिस्टम में वो विधायक इतना मजबूत नहीं था कि इनके पीछे इस तरीके से बिना मतलब का बेवजह इन पर मामला चलता रहे और आगे आगे जाके इनको फंसा दे, ऐसा भी नहीं है। हाँ, विधायक सरकार के करीब थे, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार के आप करीब हैं तो आप बाएं दाएं कर ले, ये भी संभव नहीं है। समझ ही रहे कि हम किस विधायक की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का विवाद होगा, लेकिन एफआईआर तो दर्ज है, चार्जशीटेड तो ये जनाब है, और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मसला तो है। फिर आप अगर मंत्री बनाए रखते हैं, और मंत्री बनाए रखते हैं, तो वो नैतिक बल आपकी सरकार के साथ नहीं दिखेगी जो नैतिक बल नीतीश कुमार की सरकार में दिखेगी। और यही वजह है कि आज जब विजय चौधरी से जब मीडिया वाले ने सवाल करना शुरू किया तो अगल बगल झांकने, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो सम्राट चौधरी जी, आगे आने वाले समय में आपके इस फैसले को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सवाल दर सवाल उठने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और उस वक्त आपके पास, आपके सिस्टम के पास, आपकी सरकार के पास कोई नैतिक बल नहीं होगा जिसके सहारे आप कह सकें कि हम 3C से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, कम्युनलिज्म से, करप्शन से और क्राइम से। मिथिलेश तिवारी का मसला हो चाहे अमित जैन का मसला हो, यह साफ दिख रहा है कि आप समझौता किया है, और ये संकेत आपके गवर्नेंस के लिए आने वाले समय में मुसीबतें खड़ी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। यह बिहार है जनाब, ये बात आप सोच लीजिए। बिहार में हर समय शासक को हरिश्चंद्र की नजरों से देखा जाता है। लालू यादव पर चारा चोर का आरोप लगा तो भले उनके गद्दी से हटने में 10 वर्ष का समय लग गया, लेकिन जब वो हटे तो आज भी जब कभी किसी मौके पर बात भ्रष्टाचार की होती है तो लालू यादव निशाने पर आ ही जाते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले की बात होती है तो लालू यादव निशाने पर आ ही जाते हैं। लेकिन जब सम्राट चौधरी की बात होगी सरकार की, तो उनकी सरकार में भी भ्रष्ट पदाधिकारियों को इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेवारी दी गई है, जो खुद इकोनॉमिक ऑफेंस करके बैठा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो जिस पर भ्रष्टाचार का मामला है वो भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मसला है, उस विधायक को शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो सम्राट भाई, जब कभी भी इस बात की चर्चा होगी, सरकार के गवर्नेंस और कानून का राज, आप इन सवालों का जवाब मीडिया को दे नहीं पाएंगे। चलिए, संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।